Good morning, students. Myself, Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम नया टॉपिक एजिंग या फिर सनासन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एजिंग क्या होता है। एजिंग आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इमॉर्टल नहीं होती हैं, यानी कि जो भी जिसका भी जन्म होता है उसकी डेथ ज़रूर होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एजिंग और सेनेसिस अकर्स रिजल्टिंग इन इवेंचुअल डेथ। Senescence can be defined as the increase of impairment of physiological function। senescence क्या होता है कि ये एक तरह से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का इम्पेयरमेंट होता है विद द एज, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज एबिलिटी टू डील विद द वैरायटी ऑफ स्ट्रेस एंड एन इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज। जैसे जैसे एज बढ़ती है सर्वाइवलिटी जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के इम्पेयरमेंट होने की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर डिजीज़ के लड़ने की क्षमता और स्ट्रेस से डील करने की जो क्षमता होती है वो दोनों कम होती चली जाती हैं और इसकी वजह से एजिंग होती है। इन मैनी ऑर्गेनिजम्स एजिंग एंड डेथ मे बी रिगार्डेड एज ए प्रोग्राम्ड इवेंट इन द ऑन्टोजेनी, यानी कि प्रोग्राम्ड की तरह उसकी इवेंट की तरह होती हैं एजिंग और सेनेसेंस। द टर्म ontogeny means that new organisms they arise from pre-existing organisms. Reproductive processes they culminating in aging and death they also have examples in many animal species. इन द सैल्मोनॉइड फिश इनके अंदर किस तरीके का एग्जाम्पल है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होता है वो भी एजिंग के अंदर ख़त्म होता है और एजिंग और डेथ में। और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सैल्मोनॉइड फिशेस। सैल्मोनॉइड फिशेस में क्या होता है कि ये जब स्पाउनिंग होती है, एग और स्पर्म्स जब ये देते हैं उस दौरान ये रिवर की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं और इससे पहले जस्ट पहले इनके अंदर जो बॉडी के बोनी टिश्यूज़ हैं उनका इरिवर्सिबल यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और इस इरिवर्सिबल यूटिलाइजेशन से इन स्केलेटल मसल्स जो हैं वो एग और स्पर्म्स को बनने के लिए अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। इस तरीके से जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उनका डिप्लीशन शुरू हो जाता है और डिप्लीशन जो होता है वो फिश जो है जैसे ही एग और स्पर्म देती है उसके तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाती है। इन दिस इंस्टेंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस विद इट्स एसोसिएट एंडोक्राइंस दे चेंजेस द मेजर कॉज ऑफ डेथ। इस तरीके से जो है वो ये डेथ का मुख्य कारण बनते हैं। अमंग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यदि हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें भी क्या होता है कि जो बनने वाली जो नई सेल्स होती हैं, नई सेल्स पुरानी वाली जो सेल्स होती हैं उनको कंटिन्यूअसली रिप्लेस करती रहती हैं। जब एज कम होती है यानी कि जब इन्फेंट या यंग एज जो है तो उनके अंदर उस दौरान नई सेल्स के बनने की जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है और जो पुरानी सेल्स हैं उनकी डेथ होने की रेट कम होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है एडल्ट एनिमल्स के अंदर जो सेल्स का नई सेल्स बनने की रेट और जो पुरानी सेल्स की जो डेथ होने की रेट है उनके बीच में एक बैलेंस हो जाता है। Growth of and replacement of cells it is regulated by several growth controlling devices। ये दोनों ही जो हैं वो बहुत से growth controlling devices जो हैं उनसे कंट्रोल होते हैं और इसके अंदर मेनली कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ होम्योस्टैसिस जो है उसकी वजह से होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से होता है। एजिंग इन अ सेंस इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट और एजिंग जो है एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते कि कहाँ पर जो है वो एजिंग जो है वो ख़त्म होगी और डेवलपमेंट जो है वो शुरू होगा। वी डिफाइन एजिंग और senescence arbitrarily as a process that begins after an organism it has become reproductively mature। यानी कि एजिंग जनरली कब शुरू होती है,
यदि थ्योरेटिकल बात करें तो जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाती है उसके बाद में स्टार्ट होता रहता है। दो मैनी एजिंग फीचर्स में अपीयर बिफोर दैट टाइम, यानी कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही समय में स्टार्ट होगा, कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं, एजिंग के फीचर्स होते हैं जो कि मैच्योरिटी से पहले भी स्टार्ट हो जाते हैं। If we define senescence as a time-dependent accumulation of biochemical and physiological lessons, then aging can begin very early at any stage during embryogenesis or morphogenesis. Aging and neoplasia, they are comparable in one sense. Both results in part from naturally occurring lessons in developmental processes. So, aging and death, they are genetically programmed in the species and they have selective values. Death eliminates the old non-reproductive individuals, permitting expression of new gene combinations arising in younger generation. As a result, average lifespan, it has evolved through selection and is characteristic of the species. आगे यदि हम आते हैं तो एजिंग इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। कोशिका जो है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में लगातार जो है गिरा होने से, प्रॉब्लम होने से भी एजिंग होती है। and organisms with the advancing old age. It is also defined as a process of gradual and spontaneous changes resulting in maturation through childhood, puberty and young adulthood, and then decline through middle and late age. The field of developmental biology that deals with the process of aging, it is known as क्या कहलाता है ये? Gerontology. That is, it is a Greek word. Geron means old man और logos means discourse. अब हम आते हैं senescence में. Senescence, it is a process by which the capacity of cell division, growth and function, it is lost over time, ultimately leading to an incompatibility with life. That is, the process of senescence terminates in death. जो सेनेसेंस क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो कि सेल डिवीज़न, ग्रोथ और फंक्शन, ग्रोथ या फंक्शंस जो हैं उनकी कैपेसिटी जो है उसमें समय के साथ जो है वो कम होने से या ख़त्म होने की वजह से होता है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से जो जीवन जीने की जो कंपैटिबिलिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, और इस तरीके से सेनेसेंस जो है वो डेथ के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ पर एक सेनेसेंट सेल दिखाई हुई है और इसके अलग अलग प्रोसेसेस जो हैं उनकी वजह से दिखाया गया है कि किस तरीके से कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाएं या टिश्यूज़ जो हैं उनके अंदर डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल्दो एजिंग हैज़ both the positive component of development and the negative component of decline. Senescence, it refers only the degenerative processes that ultimately makes continued life impossible. दोनों में क्या डिफरेंस है एजिंग में और सेनेसेंस में, कि एजिंग के अंदर डेवलपमेंट के जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कंपोनेंट्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं, जबकि जो सेनेसेंस है उसके अंदर केवल डीजनरेटिव प्रोसेसेस जो हैं उन्हीं के बारे में बात की जाती है। Not all the changes that occurs with age, even those that occurs in later life, they are deleterious and some may have be desirable. यानी कि सारे चेंज ऐसे नहीं होते हैं एजिंग के दौरान कि वो सभी जो हैं वो एक तरह से नेगेटिव हों, कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिज़ायरेबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज्ड विजडम एंड एक्सपीरियंस, द एज रिलेटेड increase in insulin levels and body fat that occurs in late life, it may be beneficial when available nutrition it is limited. यानी कि ये भी जो है beneficial होता है। In contrast, the memory impairment that occurs with age, it considered
senescence. Senescence have no positive features, यानी कि जो नेगेटिव फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे senescence के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। हालांकि जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सभी जो होते हैं वो नेगेटिव फीचर्स नहीं होते हैं, कुछ जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं। With increases after the attainment of adulthood, several functions at molecular, cellular, and organ levels they declines. Studies relating aging and diseases state have been conducted. Example: cancer, cardiovascular diseases, Alzheimer's diseases, etc. These studies they indicates decline in functions of the cells. Further studies have indicate or recognized three aspects of aging. एजिंग के 3 एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टडीज़ जो हैं उनसे रिकॉग्नाइज हुए हैं। ये 3 एस्पेक्ट्स क्या हैं? पहला है बायोकेमिकल, मॉलिक्यूलर, फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। सेकंड है केमिकल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टडी एंड क्योर ऑफ डिसीजेज विच इज़ कॉल्ड एज जेरियाट्रिक्स। एंड थर्ड इज सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स dealing with the problems related to the old aging problems. Sign and effects of the aging. Aging के क्या साइन है और क्या उसका इफेक्ट होता है? Gerontologists they have worked out a large number of changes that accompanying with the aging. और इन चेंजेस में क्या क्या है? एक तो है मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सेकेंड वन है सेलुलर चेंजेस। सेलुलर चेंजेस के अंदर आते हैं क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस एंड जीन म्यूटेशन इन द न्यूक्लियस, और दूसरा आता है इसके अंदर डिटेरियोरेशन और इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। थर्ड जो साइन और इफेक्ट होता है एजिंग का वो है एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस में एजिंग इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. Decline in activity, it may begin at different times in different system. For example, a 75 years old man has, as compared to a 30 years old person, about 64% less taste buds, about 44% less renal glomeruli, about 20% less nerve cells in the brain, and about 37% less axons in the spinal nerves. His heart pumps 35% less blood and spends 20% and 58% less blood to the brain and the kidney respectively. Lungs जो है they have 44% less vital capacity and provide about 1/3 less oxygen to the blood per minute. His kidneys they have 31% lower rate of the glomerular filtration. Nerve impulses they are propagated at a rate of about 10% slower. यानी कि सारे एग्जाम्पल्स क्या शो कर रहे हैं कि उसके किसी भी जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी एज और उससे कम एज वाले पर्सन की एज जो है उसमें कंपेयर किया जाए तो उसके अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं, अलग अलग सिस्टम्स जो हैं, उनके अंदर अलग अलग समय पर एज के साथ जो वर्किंग कैपेसिटी कम होती है उसका परसेंटेज जो है वो अलग अलग होता है। फॉर्मेशन ऑफ new red blood corpuscles from the bone marrow slow down. Calcium accumulates in blood and other tissues. The bones gain in minerals, matter, and becomes brittle and more liable to fracture. Powers of hearing and sight progressively dwindle. Muscle tissues degenerates due to the biochemical changes in the muscle fibers and neuromuscular junctions. Thus greatly reduced muscular strength, the body's immune system loses its ability to effectively deal with the antigens. This reduced resistance to the infectious diseases. Memory is impaired due to the decrease in neurons. Rapid coordination of body part it start decline after 20s. The cells gradually lose the capacity of
retaining water and blood volume decreases, making the tissues drier. All these changes, they produce an old, thin, weak man with wrinkled skin, weak flabby muscles, brittle bones, reduced blood circulation, decreased oxygenation of blood, fall in urine output, impaired senses, slow impulses and stopping body. तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं, ये सभी किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि स्ट्रक्चरल और जो संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रकार के परिवर्तन. द चेंजेस मेंशन्ड अबव अकर इन अदर एनिमल्स आल्सो एज द एज एडवांसेस. Deterioration in structure and function of tissue and organ with age outlined above is easy to find out. This deterioration is brought about by the certain changes that occur within the cells and in the intercellular material, or these changes, they are not easy to discover. Several enzymes change and there exists a relative difference in the specific activities of some enzymes in adult and aged persons और एनिमल्स. यानी कि एजिंग के साथ साथ जो हैं वो एंजाइम्स और एंजाइम्स के जो क्रियाविधि होती हैं वो भी परिवर्तित हो जाती हैं या कम होती चली जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल LDH लेवल इट इज़ डिस्टर्ब्ड बाय द एक्टिविटी लाइक स्विमिंग. 5-fold increase has been reported in young rats where 2-fold increase in old rats during the swimming. Furthermore, the LDH level returned to normal level in 3 hours in young rats while it took 12 hours in old or aged rats return to normal level. तो यानी कि एक स्टडी की गई कि किस तरीके से LDH का लेवल जो है वो चेंज होता है. स्विमिंग के दौरान LDH जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन दोबारा से नॉर्मल में आने में यदि यंग रैट है तो उसके अंदर तो 3 घंटे में ही ये नॉर्मल पोजीशन में नॉर्मल उसमें आ जाता है, लेकिन जो ओल्ड या एजेड रैट्स होते हैं उनके अंदर इसको नॉर्मल कंसंट्रेशन में आने में करीब 12 आवर्स लगते हैं नॉर्मल लेवल पे आने में. अल्टरेशन इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इट हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन ओल्ड एज. यानी कि एंजाइम्स के साथ प्रोटीन्स जो हैं उनको वो भी जो हैं वो चेंज हो जाते हैं. द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, good index of activity of cells, incorporation of radioactive labeled phenylalanine and leucine into proteins of skeletal muscles in vitro decreases, where incorporation of radio labeled leucine in other tissues, example testes, spleen, heart, kidney, showed an increase with age. एज के साथ साथ ल्यूसिन जो है उसमें इंक्रीज हो जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस जो होती हैं वो डिक्रीज होने लगती हैं. कोलेजन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन इट ऑल्सो डिक्रीजेज विद एज. एज के साथ जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन होती है वो भी कम होती चली जाती है. विद एज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दे आर ब्रोकन डाउन और चेंज्ड बाय आइसोमराइजेशन, क्रॉस लिंकिंग, इम्पेयर्ड टर्नओवर. किस किस से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं या टूटते हैं? इनका आइसोमराइजेशन हो जाता है या फिर इनके अंदर क्रॉस लिंकेज होता है, इम्पेयर टर्नओवर होता है. इन सब की वजह से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाता है. अंडर नॉर्मल कंडीशन सेल्यूलर प्रोटीन्स दे आर रिपेयर्ड बाय मॉलिक्यूलर chaperones or are eliminated by proteolysis. With age, an imbalance between the alteration and repair phenomena it occurs. This imbalance it results in the accumulation of abnormal protein, a decrease in the amount of repairing proteins such as molecular or heat shock proteins, or a defect in the proteolytic system. Its efficiency could clearly contribute to such an accumulation. तो इस तरीके से प्रोटीन जो होता है, इम्पेयर्ड प्रोटीन्स या जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं और इन प्रोटीन्स का जो रिप्लेसमेंट होता है वो कम होता चला जाता है. और ये जो है वो अल्टीमेटली जो फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और जो
मतलब मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल जो चेंजेस होते हैं एजिंग के दौरान उनको में कंट्रीब्यूट करता है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं शुरू करते हैं। नेक्स्ट इसका बचा हुआ पार्ट जो है हम अपने